पिछले क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में पढ़े थे। इस बार उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तभी ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि एंगुलर मोमेंटम पढ़ लें और फिर इसके बाद एप्लीकेशन करें तो तब तक डिसकनेक्ट हो जाओ। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग पहले रोलिंग मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पढ़े थे पहले उसके एप्लीकेशंस दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ, फिर एप्लीकेशन देखते हैं। याद करो सेकेंड लास्ट क्लास में, मतलब अभी जो पढ़ा रहा हूँ पिछले क्लास में शायद आप लोगों को बताया था कि साइक्लॉयड मोशन होता है रोलिंग मोशन का। तो ऐसा ही आया था, याद है? हाँ, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो 0 से शुरू हो रहा है। बताया भी था कि 0 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे 4r होता है, फिर कम होके 0 होता है, फिर 4r होता है। तो 0 से बढ़ के 4r होता है। थोड़ा तेजी से हो जा रहा है इसलिए कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी लग रहा होगा, राइट? लग रहा है 0 से बढ़ के टॉप पे 4r हो रहा है। एक रोल करते हुए बॉडी का ये है साइक्लॉयड पाथ है किसी पॉइंट का सर्कमफरेंस पे। आप लोगों को ये भी बताया था कि यदि मास सेम हो, और इसमें नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि जो अलग अलग कलर के हैं तो सब सॉलिड सिलेंडर हैं, लेकिन डेंसिटी वेरिएशन ऐसा है। अच्छा, मास सेम होना जरूरी है इस केस में, क्योंकि बात यूनिफॉर्म डेंसिटी की तो हो नहीं रही है ना? तो नहीं तो कैंसिल नहीं होगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मास सेम है ताकि ऊपर नीचे वाला कट जाए, जो एक्सप्रेशन आया था। पर इनर्शिया सबका अलग अलग है। तो मास सेम होते हुए, रेडियस सेम होते हुए, सब इनर्शिया अलग अलग हो सकता है ना? कैसे, कब ज़्यादा होगा बताओ? एक सॉलिड सिलेंडर सेम मास सेम रेडियस, कब ज़्यादा होगा? जब ज़्यादा मास दूर होगा तो उसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा मास एक्सिस के करीब होगा तो कम होगा। ऑब्वियस ही बात है। तो ये क्यों इस तरह का है, समझ में आ गया होगा? इसमें सबसे ज़्यादा जो मासेज हैं एक्सिस के पास बहुत कम है सॉलिड ही, पर एक्सिस के पास डेंसिटी कम है और सरकमफरेंस पे ज़्यादा है। इसमें थोड़ा और कम है, इसको मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म है ना, ठीक है। तो एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है? नीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एक्सेलरेशन में, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम है, रेड वाले का। तो क्यों ये वाला येलो वाला पहले क्यों पहुंच रहा, समझ में आ गया होगा? क्यों अलग अलग टाइम पे पहुंचे हैं, राइट? क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें पिछले में पढ़े थे क्या यार? पिछले वाले में तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे क्या? अच्छा, जो वाला पढ़े थे दो ठो क्लास ले लेते हैं ना, 2 में कहीं पढ़े होंगे। ये देखो ये वाला फिर से उसी तरह का, देखो यहाँ पे झंडा उंडा भी लगा दिए सब। तो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो सब गिर सकता था ना, डिस्क रहता तो गिर जाता है। तो सिलेंडर है, एक ही तरह की बात होती है। तो पहले कौन जीत रहा है बताओ? हाँ, सॉलिड स्फीयर जीत गया होगा। रीजन आपको बता ही चुका हूं, एक्सप्रेशन से आ चुका है। अच्छा, इसको और भी कैसे समझ सकते हैं यदि दूसरा अप्लाई करें? हालांकि बताया था, लेकिन हो सकता है उतना डिटेल में न सोच पाए हो। तो यदि मान लो एक्सप्रेशन नहीं निकाले होते, है ना, तो कैसे सोचते? आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि एक्सप्रेशन नहीं निकाले होते तो कैसे सोचते कि सॉलिड स्फीयर जीतेगा? हाँ, नहीं तो ये भी बताना, वो भी मान लो हम लोग के पास ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाला काइनेटिक एनर्जी निकाले भी नहीं, निकालने के बाद पता चलता है ना कि ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। ऐसे चलिए मैं बता देता हूँ। अब फिर बेसिक में चले जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, आई क्यों आया एक्सप्रेशन में, तो वो बता देता हूँ आपको मैं। सब रोल कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियस है जिसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो पहले पहुँचा होगा।
तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, अच्छा यहाँ से जब यहाँ पहुँचे हैं तो लॉस तो नहीं हो रहा, स्लिपिंग तो है नहीं, तो फ्रिक्शनल लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब जितना नीचे आ रहे हैं सब सेम आ रहे हैं। इसका मतलब सबकी काइनेटिक एनर्जी mgh है, सबकी काइनेटिक एनर्जी mgh है, और mgh को मान लेते हैं 100 जूल है। तो सभी यहाँ पहुँचे हैं तो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी है। बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ और थोड़ा दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें यदि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अलग से नहीं निकाले होते 71.4% और क्या निकाले थे, मान लीजिए वही भी नहीं पता होता तो कैसे सोचते। तो सब पहुंच रहे हैं, रोल भी कर रहे हैं और ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। स्मूथ होता तो रोल नहीं करते, केवल स्लाइड कर जाते और सब सेम टाइम पे पहुंचते। बात हो चुकी है ये। यदि स्मूथ होता तो सभी स्लाइड कर जाते और सेम टाइम पे पहुंचते और सबकी वेलोसिटी भी सेम होती। लेकिन रोलिंग में क्या हो रहा है, 100 जूल ही डिवाइड होना है। तो जिस एक्सिस के पास ज्यादा मास होगा तो उसकी वेलोसिटी, स्पीड कम होगी, ओमेगा आर ना। यदि मान लीजिए कोई सर्कुलर बॉडी है, ऐसे जा रहा है, तो एक्सिस के पास ज्यादा मास होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, और जो ज्यादा दूर होगा इसकी स्पीड ज्यादा होगी, राइट? यही ना। तो इसका मतलब एक्सिस के पास ज्यादा मास होने से उसकी स्पीड कम होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जो ज्यादा दूर मास होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो 100 जूल ही डिवाइड होना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, और हमें देखना है ट्रांसलेशनल, क्योंकि ट्रांसलेशनल से उसे पहुंचना है वहां पर। तो रोटेशनल में किसका ज्यादा होगा, हॉलो सिलेंडर का ज्यादा होगा कि सॉलिड सिलेंडर का ज्यादा होगा कि हॉलो स्फेरिकल शेल का ज्यादा होगा कि सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा? एक्सिस के पास ज्यादा मास किसका होगा, ये पहले बताओ। मास ज्यादा होगा सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का मास ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कम होगी। समझ में आ रहा है? एक्सिस के पास जिसका सबसे ज्यादा मास होगा उसका काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला कम होगा। तो सबसे ज्यादा मास किसके पास, एक्सिस के पास किसका होता है, और सबसे कम किसका होता है? हॉलो सिलेंडर का होता ही नहीं है, हॉलो सिलेंडर का होता ही नहीं है एक्सिस पर। तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा एक्सिस के पास में, उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा। यदि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मिला के तो 100 जूल होना था। खोपड़े में बैठ रहा है? अच्छा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा तो पहले पहुंचा होगा, राइट? और उल्टा हो जाएगा हॉलो सिलेंडर के लिए, उसका तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, सब पूरा ही मास आर डिस्टेंस पे है। तो ये भी एक रीजन है, ऐसे भी सोच सकते हैं। हाँ, टाउ बराबर टाउ बर टॉर्क सबके लिए सेम नहीं है, अलग अलग फ्रिक्शन होगा। कैसे मालूम कि सेम है फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स वैसे भी निकाले थे, सेम नहीं आता, याद है? तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम नहीं होता है, वैसे भी पता नहीं है वैसे, है ना? तो और रोटेशनल में होता ही है, रोटेशनल में कुछ भी होता है। ये वाला हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यही आज करेंगे ना, जो एप्लीकेशन की बात कर रहा था कि अलग अलग इंक्लाइन प्लेन दे देंगे और देखेंगे कि कहाँ तक चल रहा है, ये रफ दे देंगे, ये स्मूथ दे देंगे, ऐसे। तो इसको देखेंगे। यदि लॉसेस नहीं हो रहा है तो सेम हाइट तक जाएगा, लॉस नहीं हो रहा है तो सेम हाइट तक जाएगा, लॉस नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो इंक्लाइन प्लेन है ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, तो ऐसे मैं दिखा दिया, एक इसी तरह के पढ़ेंगे। अच्छा, जो पढ़े थे वो वाला ये कि यदि एक ही जगह रोटेट करे, केवल रोटेशनल इफेक्ट हो, ये देखो प्योरली रोटेशनल है और इसके बाद प्योरली ट्रांसलेशनल है, सरक रहा है, देखो घूम नहीं रहा है, और दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो रोलिंग आता है, राइट? पढ़ाया था, मैं बताया था कि ये होता है। बस डायनामिक दिखा रहा हूं क्योंकि वहां पे तो स्टैटिक था कि हाथ से ही दिखा रहा था। फिर से वो आ गया बगल में, इसलिए ये
स्मूथ वाला करना पड़ा, ताकि रफ वाले पे तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स क्यूब पे लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बल्कि यदि मैं रफ वाले पे इसको रख देता तो सबसे लास्ट में तो यही पहुंचता। याद है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा रिटार्डेशन हो जाता है इसका, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा लग जाता। तो यदि स्मूथ है तो सबसे पहले कौन पूछेगा? क्यूब पहुंचेगा। ये वाला पार्ट स्मूथ है तो ये वाला दिस रफ इंक्लाइन प्लेन इज सफिशिएंटली रफ फॉर प्योर रोलिंग, राइट, एंड दिस पार्ट इज स्मूथ फॉर क्यूब। इसको रोल तो करना नहीं था ना, ये तो सर्कुलर बॉडी है नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना? जी साइन थीटा, और इन सब में जी साइन थीटा माइनस कुछ, अरे यार ट्रांसलेशनल याद करो, एम जी साइन थीटा माइनस कुछ फ्रिक्शन भी तो पीछे लगता है। तो बताओ इन सब का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? तो पहले यही पहुंच रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले यही पहुंच रहा होगा। लेकिन अब इसमें बात करें तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, है? इनमें सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर, देन डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, देन हॉलो स्फीयर, एंड देन हॉलो सिलेंडर, राइट? याद है? तो चलिए याद है तो, और ये देखिए खत्म हो गया क्या यार? ठीक है, हो गया। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करते हैं अब। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन बोथ केसेस। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन बोथ केसेस। Find direction of frictional force in both cases. पहला केस ये है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से बना दे रहा हूं, लेकिन ये काफी कुछ लिख गया था, क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूं इसलिए बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ओरली बता दे रहा हूं। तो ये जब ये नीचे सरक रहा है, रफ है, ये भी रफ है तभी फ्रिक्शन। तो ये देखो, मैं आपको बता रहा था कि अच्छा, जो वो दिखा रहा था ना कल वाले क्लास में बता रहा था कि इतना मैं भी नहीं जानता था, और 0.4 होगा तो क्या होगा, 0.3 होगा तो क्या होगा, तो वाला मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ऐसे इंक्लाइन प्लेन होगा तो रोल होगा ना, ये रोल हो रहा है, जब भी छोड़ूंगा रोल होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है ना इसमें, लेकिन और ज्यादा इंक्लाइन करेंगे तो भी हो सकता है रोल हो, अभी भी रोल हो रहा है, राइट? दिख रहा है रोल होता हुआ, लेकिन ऐसे कर देंगे बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है, अब फ्रिक्शन की औकात नहीं है कि ये रोल करा ले, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी। स्लिपिंग दिख रहा है आप लोगों को? अरे यार देखो ध्यान से, ये देखो स्लिपिंग नहीं दिख रहा, थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। अरे ध्यान से देखो यार, देखो नहीं यार, अरे तो रोलिंग तो होगा ही ना, रोलिंग होगा, लेकिन साथ में स्लिपिंग हो रहा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है केवल सर के? रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग है, ये बोल रहा हूं। रोलिंग विथ प्योर रोलिंग नहीं है, ये बोल रहा हूं। ये प्योर रोलिंग था, देखो ना, ये प्योर रोलिंग है, ये प्योर रोलिंग है। ये कर रहा हूं रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग है, ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा जी हल्का फुल्का थोड़ी होता है। जो कार का एक्सेलरेशन सुने हो ना, देखे होगे, फरारी, मैक्लॉरेन, जगुआर, सुने हो इन सब का, मर्सिडीज, ये सब जितने भी फार्मूला 1 जितने भी सुने होगे, इन सब का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 साढ़े 4 होता है, 4.5 मैक्सिमम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है ना ये एक्सेलरेशन, तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो पता नहीं चल रहा है। देखो सरक रहा है, देखो शुरू में तो दिख ही रहा है यार। तो अच्छा, ये वाला रीजन फिर से सुन लो, रोल करता हुआ बॉडी। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था कि रोल यदि कर रहा है, प्लेन है और इस पे रोल कर रहा है ना, ये यदि रोल इस पे करा दें
तो हमेशा के लिए इसी पे चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो नीचे वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट में रहेगा और टेंडेंसी स्लिप की है भी नहीं, स्लीपिंग की टेंडेंसी है भी नहीं, और स्लीपिंग तो हो ही नहीं रहा था, और टेंडेंसी भी नहीं है। टेंडेंसी कैसे पता लगी नहीं है? यदि स्मूथ मान लेंगे तो भी रोल ही होगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ मान लोगे तो ना ही VCM बदलने वाला है ना ही ओमेगा। भाई टेंडेंसी कैसे पता चलता है? स्मूथ मान के। तो स्मूथ मानेंगे तो ना VCM बदलेगा न ओमेगा बदलेगा, और नीचे वाला पॉइंट क्या रहेगा? हमेशा रेस्ट में, और स्लीपिंग तब भी नहीं होगा। तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है और लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताने के लिए स्मूथ इसीलिए मानते हैं कि स्मूथ मानने पर स्लीपिंग होगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स रफ पे लगेगा। फिर सुनो, स्मूथ क्यों मानते हैं? स्मूथ इसलिए मानते हैं कि स्मूथ मानने पर स्लिपिंग होगा दोनों सरफेस के बीच में, तभी रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो बताओ यहाँ पे स्मूथ मान लेंगे तो भी तो कुछ नहीं हो रहा है, स्लिपिंग कहाँ हो रहा है? इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। न VCM को कोई बदलने वाला है, न VCM को बदलने वाला कोई फोर्स है, न ओमेगा को बदलने वाला कोई टॉर्क है, स्मूथ मानोगे तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। अब क्वेश्चन एक बड़ा सा उठ खड़ा होता है इस पे कि क्या हम लोग ऐसे कर दें, चाहे साइकिल चलाएं चाहे बाइक को ऐसे छोड़ दें तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता, तो क्या हमेशा वो चलती रहेगी? यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। एक बार साइकिल पैदल मार के छोड़ दिए, चले गए कलकत्ता, उतने पे ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा नहीं? आप लोगों के पास रीजन है क्यों नहीं होता ऐसा? हाँ, इसका मतलब वैक्यूम क्रिएट करते तो जा सकते हैं ना। आप यही कहना चाह रहे हैं? आप लोग बोले ना एयर रेजिस्टेंस ना, तो यदि यहाँ से वहाँ तक एक टनल बना दे, यहाँ से कलकत्ता तक, तो एयर रेजिस्टेंस का है, वैक्यूम बना दें उसको, तो उसमें तो साइकिल चलाए निकल जाएंगे ना तो कलकत्ता। तो आप लोग सही तो थे। मेजॉरिटी जो मेजर फैक्टर है वो सही में एयर रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उसके अलावा एक और है, जो सरफेस है ना, वो दुनिया का कोई भी सरफेस इतना हार्ड हो ही नहीं सकता कि वो बेंड ना हो। बहुत हार्ड होगा तो बहुत कम बेंड होगा। बेंड यहाँ पे कर्व, हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो रही है, तो कितना भी हार्ड कर लो, मैक्सिमम हार्ड कर लोगे तो मिनिमम बेंड होगा। हो सकता है तुम्हारा डिवाइस मेजर न कर पाए। मतलब कितनी बेंडिंग हुई है, दुनिया का कोई डिवाइस मेजर भी ना कर पाए, क्योंकि बेंडिंग हुई है 10⁻15 मीटर डाउन गया है यहाँ पर। कई लोगों को फील ही नहीं आ रहा, बोला क्या? 10⁻15 मीटर डाउन जाएगा तो कहाँ मेजर कर लोगे? लेकिन बेंड होगा। यदि बेंड नहीं होगा तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना मॉलिक्यूल के बीच में, पहले नॉर्मल थे तो उनको बैलेंस कौन करेगा? दबेगा ना यार। ऐसे ऐसे लग रहे थे नॉर्मल में, अब ऐसे भी लगने लगा तो नीचे जाएगा, तो फिर ज़्यादा होगा तो फिर रुकेगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। तो होता क्या है? अच्छा हाँ, आपको लग रहा होगा टाइल्स बेंड नहीं होगा, ये भी होता है। कार्बोरंडम है वो भी, डायमंड है वो भी, ये सब बहुत हार्ड मटेरियल्स हैं। बेंड होना तय है, यदि नहीं होगा तो फिर वो वाला सही में हो जाएगा। और सही में बेंड कम होता है तो सही बात है। यदि टाइल्स बहुत कम बेंड होता है, ग्लास, टाइल्स, कार्बोरंडम, डायमंड, ये सब, गोल्ड, रियली में फैक्ट है कि बहुत दूर तक हो और वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो कर दीजिएगा, हजारों किलोमीटर चला जाएगा। ये अलग बात है कि रुकेगा जरूर बाद में जाके, लेकिन सही में बहुत दूर जाएगा। यदि एयर मान लो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पा रहे तो बड़ा मुश्किल है इतना लंबा, तो एयर रेजिस्टेंस भी रहने दो और सही में रोल कर दो तो भी बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि उस वाले में बेंड वाला फैक्टर थोड़ा कम हो गया होगा, बहुत कम है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। जीरो ना होने का प्रूफ क्या है? वही बता रहा हूं,
कि वैक्यूम क्रिएट कर दोगे तो भी रुकेगा, राइट। तो अभी मैं फोटो बना के दिखाऊंगा भी कि आखिर वो बेंडिंग का प्रभाव कैसा पड़ता है। और एक और साथ में आप लोगों को जानना चाहिए, इसी में आपको उसका भी आंसर मिलेगा जो मैं अपनी तैयारी करते समय कई टीचर से पूछा था, कोई बता नहीं पाया था, तो मैं जब अपने पढ़ाने लगा फिर बीटेक में गया तो इस पे बात होने लगी कि एयर का सर्कुलेशन क्या हो रहा है। क्वेश्चन मेरा ये था कि जो फ्रिक्शन में पूछता हूँ कि हालांकि रोटेशनल का पार्ट है ये, कि जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है या फिर पैडलिंग में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो बदलती नहीं है, तो हमारे साइकिल में हवा कम हो जाए तो भरवाते क्यों हैं भाई? बाइक में हवा कम हो जाता है, साइकिल में हवा कम हो जाता है, तो सरफेस तो वही रहता है और हालांकि मैक्सिमम की जरूरत भी नहीं होती है। तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स की म्यू थोड़ी लगाते हो, इतना पैडल थोड़ी मारते हो कि सरकने की टेंडेंसी हो जाती है। इतना तेज मारते हो तुम लोग, इतना मार भी नहीं सकते इतना तेजी से। तो अब बताना ये है कि मैक्सिमम की जरूरत भी नहीं है, तो आखिर हवा क्यों भरवाते हो? जब फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, यही फ्रिक्शन में पढ़ते हैं हम लोग, तो हवा निकल जाने के बाद तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ही ज्यादा होता होगा, उस पर डिपेंड करता नहीं है। किसी के पास रीजन है? पार्शियल स्लिपिंग होती है और काइनेटिक एनर्जी एक आपका एफर्ट का सर्कुलेशन में चला जाता है। टायर दबता है ना, तो पार्शियल स्लिपिंग होती है जिसमें एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि अब पॉइंट कांटेक्ट नहीं रह जाता। यही कारण है कि रोलिंग फ्रिक्शन को सबसे कम कहते हुए भी मजबूरी होता है कहना रोलिंग के केस में कि दैट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि पार्शियल स्लिपिंग होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है और पॉइंट कांटेक्ट संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? अभी बताया हो, ताजा ताजा बेंड होता है ये सरफेस। पॉइंट कांटेक्ट वो तो आइडियल पढ़ते हैं ना, आइडियली पढ़ते हैं कि पॉइंट कांटेक्ट है। सर्कल का पॉइंट कांटेक्ट आइडियली पढ़ते हैं, ये सच प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग हवा इसलिए भरते हैं ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए और पॉइंट कांटेक्ट के करीब हो जाए। पॉसिबल तो नहीं है लेकिन करीब हो जाए, और पार्शियल स्लिपिंग को खत्म करना चाहते हैं। पार्शियल स्लिपिंग मतलब आगे वाला पॉइंट, जब टायर का हवा कम है तो आगे वाला पॉइंट तो सरकता है ऐसे। इमेजिन कर पा रहे क्या हो रहा है? पॉइंट कांटेक्ट रहेगा तब ना प्योर रोलिंग में स्लिपिंग नहीं होगी। यदि नीचे ज्यादा कांटेक्ट हो स्लिपिंग शुरू हो जाती है और दिखता नहीं है। हालांकि मैं अभी सरफेस बना के भी आपको दिखाऊंगा। तो ये रोल करता हुआ जा रहा है, तो बताओ इस समय रफ है फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जब ऊपर चढ़ेगा ना तो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बताओ कैसे बताएंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है? बताओ जल्दी से। वही वाला ध्यान रखना, स्मूथ मान लेते हैं। माने स्मूथ? अच्छा, यदि ये स्मूथ मानोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सोच पाएंगे, तो ध्यान से सुनना। यदि हम स्मूथ मानते, ये V बराबर ओमेगा R है क्योंकि रोलिंग लिखा हूं, तो स्मूथ मानते तो बताओ ये रहा, पहले चलने के कारण V था और घूमने के कारण ओमेगा R था जिसकी वैल्यू V थी। बोलो सही है? ट्रांसलेशनल के कारण नीचे वाला पॉइंट आगे चल रहा था V से और घूमने के कारण पीछे चल रहा था V से, और नेट जीरो था। नेट जीरो था जिसे प्योर रोलिंग कहते हैं। अब हमको बताओ, यदि मैं थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लूं, ये बताने के लिए कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है। और क्यों मानते हैं? क्योंकि यदि फ्रिक्शन को लगना होगा तो स्लिपिंग दिखेगा। तो देखें, चलने के कारण V डैश है लेकिन ये वाला वही रह गया क्योंकि बदला नहीं ना। यदि स्मूथ है
तो बताओ mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, बोलो, और फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो ट्रांसलेशनल कम होगा कि नहीं, बोलो। ये जो ट्रांसलेशनल v है वो v कम होगा कि नहीं, क्योंकि उल्टा एक्सेलरेशन है, लेकिन रोटेशनल के लिए कोई टॉर्क नहीं है और इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बताओ ओमेगा बदलेगा कि नहीं, ओमेगा तब बदलेगा जब अल्फा होगा, अल्फा तब होगा जब टॉर्क होगा। टॉर्क है नहीं, टॉर्क देख लो, टॉर्क यहीं से, अभी मत कहना सर किसके अबाउट, है ना, mg का टॉर्क देखो इस सेंटर से पास करता हुआ, नॉर्मल का यहीं से, टॉर्क ओ के अबाउट बताओ कितना, 0। तो टॉर्क 0 तो अल्फा 0, अल्फा 0 तो ओमेगा नहीं बदलेगा, तो ओमेगा तो वही रह गया। अब हमको बताओ, ये देखो पीछे v है उतना ही, और ये कम हो गया v डैश कम क्यों किया, समझ में आ रहा है? अब बताओ जो नीचे कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी नेट किधर है, बताओ, इधर यार। पहले ये v था पीछे और v आगे था, अभी भी ये v वही है और ये वाला कम हो गया है, कम हो गया भाई ये। बताओ नेट इसकी यदि स्मूथ है, ये स्मूथ है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी किधर है, नीचे नीचे। अब रफ मान लो, स्लिपिंग है नहीं तो रफ होगा तो क्या होगा बताओ, तो ये है, देखो क्लियर हुआ तुम लोगों को? हाँ, तो ये क्यों अप टू द इंक्लाइन प्लेन लगता है, दोनों ही केस में नीचे गया तो भी अप टू द प्लेन, और ऊपर चढ़ रहा है रोल करता हुआ तो भी अप टू द प्लेन। ये आसान नहीं था, समझ पाना भी कठिन है, रट लो ये अलग बात है, आंसर रट लो कि दोनों केस में ऊपर होता है ये अलग बात है, लेकिन जानना एक्सप्लेन करना आसान नहीं था वैसे, तो दोनों ही ऊपर है। अच्छा इसको फील करा, देखो ऐसे, इसको क्या कहेंगे, जब स्मूथ पे चढ़ेगा, ये रोल करता हुआ स्मूथ पर चढ़ेगा तो क्या कहेंगे, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग, क्या कहेंगे, लेकिन किस पे, स्मूथ पे। और कैसे हो रहा होगा, देखो ऐसे चढ़ेगा, ऐसे पहले रोल करता हुआ आया, इस पे रोल करता हुआ आया, देखो ये रोल करता हुआ आया, जब इस पे चढ़ा ना तो ऐसे चढ़ रहा था, देखो समझ में आ रहा है, ऊपर भी चढ़ रहा था और नीचे स्लिपिंग थी उसकी। लेकिन यदि रफ होगा, सफिशिएंटली रफ होगा तो ऐसे चलेगा। अब क्वेश्चन क्या उठता है, अब आपको अगला क्वेश्चन इसी में आप बताइए, कितना इंटरेस्टिंग फिश है, वही थोड़ा अमेजिंग रिजल्ट। रोल करता हुआ बॉडी आए तो स्मूथ है तो h हाइट पे चढ़ा, और रफ है तो h डैश पे। बताइए किसमें ज्यादा है, h ग्रेटर देन h डैश, लेस देन h डैश, इक्वल टू h डैश, कैन नॉट से। क्वेश्चन ये है कि रोल करता हुआ v से आया और स्मूथ पे, रफ पे चढ़ा तो h, रफ पे चढ़ा तो स्मूथ, क्या बोला था, स्मूथ पे चढ़ा तो h, और उतने ही वेलोसिटी से रोल करता हुआ रफ पे चढ़ा तो h डैश। तो रफ वाला h डैश सेम स्पीड से आया था रोल करता हुआ, रफ वाले पे h डैश, स्मूथ वाले पे h। बताना है दोनों बराबर कि कोई ज्यादा, रफ वाला ज्यादा, लेकिन मन में तो एक बार आया रहा होगा कि स्मूथ वाला ज्यादा होगा, क्योंकि रफ पे तो रोकता है ना, मन में ही आता है। लेकिन सही कौन सा है, रफ वाला ज्यादा है, h डैश ज्यादा है h से। रीजन समझ में आ गया क्या तुम लोगों को, क्या रीजन, एक्सप्लेन करो कोई। हाँ, तब पर नेट तो इधर ही है, फ्रिक्शन भले ही ऊपर लग रहा है। अभी एक्सप्लेनेशन इतना सफिशिएंट नहीं है, और बताइए। तो इसे एच का क्या मतलब है,
तो उससे क्या हो गया? MgH एनर्जी वाला भी सही है। मान लो एनर्जी वाला नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो तो रिटार्डेशन देखो, मैं बता रहा हूँ सही है। रीजन देखो ध्यान से, स्मूथ रहेगा तो ये जो V है ना, ये वाला V इधर वाला, वो कम होके 0 होना ना कहीं, राइट। ये जो V है जब चढ़ने लगेगा, मैं अभी केवल ट्रांसलेशनल देखना चाहता हूं, उसी से रुकना है, लौट के आना है, राइट। कोई चीज इस पे जाएगा तो चाहे रफ हो और चाहे स्मूथ हो, कहीं रुकेगा लौट के आएगा, ऑब्वियस है, इतना तो लग ही रहा होगा आप लोगों को। तो ये जब V से चढ़ेगा तो हम ये दोनों में ही V से चढ़ रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो हमें देखना है यदि रिटार्डेशन जिसका ज्यादा होगा, उल्टा एक्सलेशन, रिटार्डेशन मतलब उल्टा एक्सलेशन ज्यादा होगा, जिसमें जल्दी रुक जाएगा और कम हाइट होगा। यदि रिटार्डेशन कम हुआ तो जल्दी नहीं रुकेगा और ज्यादा हाइट होगा, ऑब्वियस ही बात है यही ना। तो देखते हैं, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो mg sin थीटा केवल लगेगा, तो रिटार्डेशन केवल g sin थीटा होगा। तो इस v को जब चढ़ना शुरू करेगा तो इस v को कौन रोकेगा? g sin थीटा केवल, है। जब ये v से चढ़ेगा तो केवल g sin थीटा रोकेगा, लेकिन जब रफ होगा तो mg sin थीटा माइनस f होगा तो इधर ही, ये सही है, रिटार्डेशन होगा, मस्त है। अच्छा, ये नहीं कर सकते कि सर यदि ये वाला ज्यादा हुआ तो तब तो पूरा दुनिया में मैजिकल चीज हो जाएगा, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दीजिए, लेके भागा खुद खड़ा के लेके, मतलब और स्पीड अप होता चला गया। ये नहीं होने वाला है, प्रूव किया जा सकता है कि ज्यादा नहीं हो सकता वैसे तो। हाँ, ये mg sin थीटा माइनस f, तो mg sin थीटा से कम हो गया होगा इधर ही, तो रिटार्डेशन कम हो गया होगा, और रोकना इसी को है, उतने ही स्पीड को, और केवल ट्रांसलेशनल देखना चाहते हैं हम, रोटेशनल तो मतलब होता भी नहीं भाई। तो बताओ ये जल्दी रुकेगा अभी कि नहीं, देर भी रुकेगा? देर भी रुकेगा, रिटार्डेशन कम हो गया तो ज्यादा हाइट तक जाएगा, राइट। और एनर्जी वाला जो बता रहा था वो भी सही है। एनर्जी वाला कैसे सोचेंगे? एनर्जी वाला ऐसे सोचेंगे, जब ये रोल करता हुआ जा रहा था तो इसके पास दो एनर्जी थी, हाँ, इसके पास दो एनर्जी थी। इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनो, यदि ये जब इस पे चढ़ेगा, जब इस पे, तो स्मूथ रहेगा ना, तो टॉप पे पहुंच के घूमता रहेगा, क्योंकि ओमेगा रोकने के लिए कोई है नहीं ना, तो केवल mgh, स्मूथ में h, तो केवल यही वाला mgh होगा, क्योंकि ये वाला कोई बदल नहीं पाएगा, क्योंकि टॉर्क नहीं लग रहा है ना। लेकिन जब रफ होगा, रोल करता हुआ चढ़ेगा, रफ होगा, तो एनर्जी लॉस तब भी नहीं होगी, तब ये दोनों मिलाकर लास्ट में 0 होगा और होगा mgh डैश। तो कौन ज्यादा हुआ, h की h डैश? h डैश। नहीं समझ में आया? रोल करता हुआ चढ़ेगा तो लास्ट में जाके रुकेगा। तो ये देखो, प्योर रोलिंग है, यदि रफ सरफेस है, यहां भी रोलिंग है और यहां पे भी रोलिंग है, तो जब यहां पहुंचा ये, v है, ओमेगा है, और काइनेटिक एनर्जी ये a है, ये B है, ये C है। सफिशिएंटली रफ था ये भी सफिशिएंटली रफ है फॉर प्योर रोलिंग। बताना ये है कि
H greater than H dash कि H less than H dash कि H equals to H dash, cannot say. Sufficiently rough or pure rolling, both side. क्वेश्चन समझ में आया? यहां से छोड़ा गया है, इस बॉल को यहां से छोड़ा गया है, वहां पहुंचा है तो वहां पे रुक भी गया है, और प्योर रोलिंग के लिए दोनों सरफेस सफिशिएंट था। ग्राउंड से H हाइट छोड़ा गया है तो H डैश हाइट पे पहुंचा है। बताना है कि कौन ज़्यादा है, H ज़्यादा है कि H डैश ज़्यादा है कि दोनों बराबर है, ये कुछ कह नहीं सकते। बराबर है, क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग में एनर्जी लॉस तो होगी नहीं वर्क डन में, तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में है? mgh है ना, वही mgh किस में आ गया होगा? काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी है, mgh बराबर काइनेटिक एनर्जी, वो भी टोटल, राइट। और फिर यहाँ पे चढ़ा होगा तो फिर यहाँ पे काइनेटिक, फिर मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? mgh डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि रुकना तो था ही। और क्यों हम लोग लॉस नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सफिशिएंटली प्योर रोलिंग है। अच्छा है, एक और चीज़ है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस तरह का बेंड, स्मूथ बेंडिंग है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं है। यहाँ पे मतलब आया है तो यहाँ पे ऐसे है ताकि एनर्जी लॉस ना हो। यदि शार्प बेंडिंग होता ना ऐसे तो दिक्कत हो जाता, लॉस हो जाता, कोलिजन हो जाता ना। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता तो लॉस होके चलता, और परफेक्टली इलास्टिक होता तो आके उछल भी जाता, उछल जाता। तो फिलहाल हम क्या मान रहे हैं? यहाँ पे स्मूथ है और यहाँ भी स्मूथ है। तो रीजन समझ में आया? H बराबर H डैश, राइट? समझ आ रहा है? अच्छा, यदि ऐसा ना हो, यदि हम ये कर दें कि ये सरफेस रफ है और ये स्मूथ है, अब बताओ दिस सरफेस इज सफिशिएंटली रफ और प्योर रोलिंग, अल्फा थीटा बराबर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, और ये स्मूथ है। आपको बताना है कि किस में कौन सा ज्यादा है? हाँ, H ज्यादा है। क्यों? क्योंकि mgh मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं हुआ, कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, और सही में कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है। फ्रिक्शन है ही नहीं तो फ्रिक्शनल लॉस तो नहीं है। अब हम यहाँ मैकेनिकल एनर्जी लिखने जा रहे हैं। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी है mgh डैश, mgh डैश प्लस, जानते हो जब इसके पास v और ओमेगा आ गया था रोलिंग वाला, तो जब ऊपर चढ़ रहा था तो क्या नहीं बदल पाया है और क्या रुक गया है? VCM। इसका मतलब यहाँ पे 1/2 I ओमेगा इस पर रह गया है, वहां पे पहुंच के घूम रहा था। यहीं पे केवल कौन सा 0 हुआ था? ट्रांसलेशनल, और लौटेगा। रीजन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बताओ तो यहाँ पे क्या लिखना है? mgh लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? तो mgh लिख के देख लो, H ज्यादा होगा, mgh लिखोगे ना यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी तो सेम है, बदल तो रही नहीं है। अच्छा है, कैसे और भी सोच सकते थे? ऐसे सोच सकते थे, कन्वर्ट हुआ, केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी mgh डैश में कन्वर्ट हुआ, रोटेशनल तो वैसे ही रह गया है क्योंकि उसको बदलने वाला कोई था नहीं ना। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं क्या? यदि मैं कह दूं सॉलिड स्फीयर है ये, हैं, तो यदि ये H है और H डैश है, तो आप लोग बता सकते हैं कि H डैश बराबर कितना? जल्दी बताओ।
दिस इज सफिशिएंटली रफ फॉर प्योर रोलिंग एंड दिस इज स्मूथ। तो H डैश तो कम है, बताना है इसकी वैल्यू कितनी है यदि सॉलिड स्फीयर है। तो पढ़ा चुका हूं, उसका यूज करके बताओ क्या कैसे देखना है। इसका टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी मतलब इतने का, टोटल एनर्जी का मतलब इतने का कितना परसेंट ट्रांसलेशनल होता है जो उसमें कन्वर्ट हुआ होगा, 71.4%। याद आ रहा है? इसका मतलब आंसर ये है। ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? तो H डैश बराबर कितना है बताओ? ये वैल्यू H डैश कम है, ये पढ़ चुके हैं, वही वाला यूज कर रहा हूं। यदि ये हॉलो सिलेंडर होता तो H/2 होता। याद करो 50% होता है। यदि हॉलो सिलेंडर होता तो H/2 होता। अच्छा इसमें और बात है, अच्छा हाँ, यहाँ तक कुल जो IT में आया था कुल हो गया, इतना ही आया था, बल्कि उससे ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ ये सब वैल्यू बता के। इसमें और फर्दर यदि आगे बढ़े तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पे आया, यहाँ पे चढ़ा, अब फिर गया यहाँ पे चढ़ा, तो अब कितना चढ़ेगा, कम चढ़ेगा कि ज़्यादा चढ़ेगा? अब आपको ये बताना है फर्दर। अच्छा फिर से लौट के आएगा ना। यदि ये स्मूथ है, अच्छा रफ रहता तो वो जितना उधर उतना इधर, और फिर जाके उतना ही उधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे होता रहता है फॉर ऑल टाइम टू कम। लेकिन वो सरफेस रफ है और ये स्मूथ है, तो अब ये लौटेगा तो क्या होगा बताना है। उतना ही चढ़ेगा? गलत है। कई चीजें ध्यान नहीं दिए। रोटेशन और बड़ा खतरनाक है। घूम कैसा रहा वो भी तो देख लो, कैसे घूम रहा वो बता देता हूं। देखो ऐसे तो आया था, ऐसे आया था, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा था, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे ही घूमते आना है इसको। यहाँ पे जब आया था तो ऐसे घूमते हुए आया था, जब यहाँ पे चला था तो भी ऐसे जा रहा था, और जब यहाँ पे चढ़ा था ना, स्मूथ है, तो यहाँ पे जब पहुँचा था सबसे ऊंचा, तो VCM तो 0 हो गया था ट्रांसलेशनल, लेकिन घूम ऐसे ही रहा था और ऐसे ही जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही घूमता हुआ। जब हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो भी ऐसे ही जाएगा, यदि स्मूथ है तो। इसको स्मूथ मान रहे हैं। और जब यहाँ पे चढ़ेगा ना तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो चलने के कारण नीचे वाला पॉइंट उधर ही, और घूमने के कारण भी उधर ही। स्लीपिंग है ये, समझ में आ रहा तुम लोगों को? तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? और स्लीपिंग है। इस बार एनर्जी गई, कुछ भी हो जाए एनर्जी जाएगी। अब प्योर रोलिंग में कहते कि नहीं जाती है ना, यहाँ पे प्योर रोलिंग है भी नहीं, प्योर रोलिंग ही नहीं है। वो तो छोड़े थे तब प्योर रोलिंग था। अब जो H डबल डैश होगा दैट इज लेस देन H, राइट? और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कितना। निकाल सकते हो? सभी लोग निकाला तो कितना? निकालो जल्दी से। बताना है H के टर्म में, आपको ये बताना है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, बताना है। जल्दी जल्दी करिए। IT में आया वो कुल डिस्कशन हो चुका है, IT के आगे बहुत जा चुके हैं। MIT वाला है ये, करो।
लिख लिए? आ गया किसी का? तेजी से भी करना होता है ना, नहीं तो एडवांस गड़बड़ हो जाएगा यार। तेजी से नहीं करोगे तो एडवांस गड़बड़ा जाएगा ना। ये तो एडवांस वाला ही है, ये जो पूछा हूं। अच्छा, स्लीपिंग है तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है। स्लीपिंग है ना उधर। चलो देखो डिस्कस करते हैं। देखो तो ये जब यहाँ पे स्मूथ था तो ऐसे घूम रहा था, जब यहाँ से रियली में जा रहा था इधर तो भी घूम रहा था ऐसे ही, और जब यहाँ पहुँचा था ना ये यहाँ पर तो भी जा रहा था ऐसे ही, पर घूम रहा था ऐसे। इमेजिन कर पा रहे हो? घूम रहा था ऐसे, घूम रहा था ऐसे, घूम रहा था वैसे ही। क्यों नहीं घूमने वाला बदल रहा है यार? टॉर्क कहीं मिला नहीं ना। जो ओमेगा यहाँ मिल गया था इसको ऐसे वाला, वो बदला ही नहीं आगे, क्योंकि टॉर्क नहीं लगा ना। ट्रांसलेशनल रोटेशनल अलग होता है, तो रोटेशन ट्रांसलेशनल वाले से तो लौट के आया है। आपको पता है कि जितना ये v था ना वही v 0 हुआ है, और वही आके यहाँ पे अटेंड होके वही वाला भी है। ये भी इंटरेस्टिंग है, बस ओमेगा उल्टा है। तो पहले मैं यहां से यहां वाला लिख दूं क्या? देखो तो आई की जगह क्या लिखूं बताओ, और ओमेगा की जगह क्या लिखूं? सही है, बोलो। ये रख लेना तुम। अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं और बता दिया हूं कि यही वाला भी है जो भी आया है, राइट। अब देखो यहां चढ़ रहा है, नीचे mg नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स, और वो भी कितना फ्रिक्शनल फोर्स? मी mg cos थीटा, मी mg cos थीटा। अल्फा है तो अल्फा, मी mg cos अल्फा। अब डिपेंड करेगा उस पे, अल्फा पे, अल्फा पे। फिर से वो इक्वेशन आ गया हमारे पास। v है चलने वाला, चढ़ने वाला, स्टार्टिंग v है, यहां से आया। देखो h के टर्म में जो आया था वही वाला v है। गया, चढ़ा, रुका, फिर लौटा तो वही वाला v है। ओमेगा नहीं बदल रहा था, वैसे ही था। मैं ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो कि इंडिपेंडेंट होता है। बताओ इधर की तरफ mg का कंपोनेंट ना, और फ्रिक्शनल फोर्स भी ना, तो कितना हो? जल्दी बताओ। mg साइन अल्फा प्लस म्यू mg कॉस अल्फा बराबर ma। ACM वाला a है, ये a आ गया, राइट। तो v कब रुकेगा इसका रोटेशन से मतलब ही नहीं है। v कब 0 होगा इसका रोटेशन से मतलब है नहीं। हालांकि रोटेशनल वाला भी लिख सकते हैं हम लोग, रोटेशनल वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं ट्रांसलेशनल वाला लिख रहा हूं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल वाला लिखना हुआ तो कहीं जाके 0 होगा, तो क्या लिखूंगा बताओ? जब जाके 0 होगा तो लिखेंगे v स्क्वायर 0, जाके 0 हुआ होगा कहीं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ये वाला वही मिला था, ये वाला v चढ़ने वाला, और रिटार्डेशन है इधर a वाला। m कैंसिल है, a मिल चुका है ना हम लोगों को। v स्क्वायर माइनस 2as s की जगह क्या लिख सकते थे बताओ? h डबल डैश बाई, यदि s डैश है s तो h डबल डैश बाई साइन अल्फा।
तो क्या हम लोग के पास मिल गया? तो यही वैल्यू है। अब यदि रोटेशनल भी स्टडी करना है, मन कर रहा है तो कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोटेशनल कुछ गड़बड़ करके फ्रिक्शनल फोर्स कुछ बदल तो नहीं गया है, देख लेते हैं उसको भी, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है। देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स mg का टॉर्क 0 है, नॉर्मल का टॉर्क 0 है, फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा था और इधर लग रहा था ऐसे ना, ऐसे यही ना, टॉर्क टाउ बराबर है अल्फा। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ये वाला तो खत्म ही हो गया है। हाँ ये देखो तो, टॉर्क टाउ अबाउट ओ, आई अबाउट ओ, अल्फा अबाउट ओ, इसके अबाउट ओ। What is tau about O? Mu mg cos अल्फा इंटू आर, ठीक लिखा हूं देखो तो, है इज इक्वल टू आई की जगह क्या लिखूं, 2/5 mr² इंटू ए अल्फा। अच्छा अल्फा अलग, ये मत कर a/r मत लिख देना, a/r अरे a/r कब लिखते हैं? प्योर रोलिंग वाला केस रहेगा तब ना, ऐसे थोड़ी कि कहीं भी लिख दोगे। तो हम लोग को अल्फा भी मिल गया नहीं, सो अल्फा कितना आया, mm तो कैंसिल हो गया, 5/2 r म्यू जी कॉस अल्फा। मतलब ये सब चीजें, अब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, ये भी बता दो। ये तो करना क्या है, ये देखो रोलिंग के लिए क्या होना था, पहले तो ऐसे जा रहा था, ऐसे, फिर ऐसे वाला रुका होगा, ऐसे वाला क्योंकि रोका जा रहा है ना, ऐसे देखो ऐसे घूम रहा था तो रोका जा रहा है, ऐसे तो रुका होगा, फिर ऐसे जाने की कोशिश किया होगा। बताना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स बीच में बदल गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग ये रोकने वाली बात कर रहे हैं जिस तरीके से ये वाले से स्लीपिंग वाला, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। क्योंकि दो तरीके का हो सकता है, यदि ध्यान से सुन लो फिर से, यदि ओमेगा 0 होने से पहले और ये रोलिंग इधर की तरफ ओमेगा 0 हो गया होगा, उसके पास भी होगा तो भी यही लग रहा होगा क्योंकि स्लीपिंग तो हो ही रहेगी। बल्कि मैं ये कहूं तो ज़्यादा स्टेटमेंट सही है कि ऐसा तो नहीं है कि स्लीपिंग हो रही थी तभी ट्रांसलेशनल 0 हो गया, तब तो ठीक लिखा हूं। ये ध्यान से सुनो फिर से क्योंकि कठिन हो रहा है ना, कहा था ना कि रोटेशनल बहुत कठिन है। यदि स्लीपिंग हो रहा था, स्लीपिंग तो हो ही रहा था जब चढ़ा था, तो ऐसा ये तभी सही है और H डैश का आंसर सही है जब स्लीपिंग हो रहा था और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 0 हो गई, तब तो ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्लीपिंग बंद हो गई और ऊपर ही जा रहा था और प्योर रोलिंग था और फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा था पर स्लीपिंग केस नहीं था। क्योंकि याद है ना, ऊपर चढ़ते हुए, याद करो, ऊपर चढ़ते हुए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगने लगता है, ऊपर लगने लगता है रोलिंग के केस में, याद है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि V0 नहीं हुआ, हम लोग V0 कर लिए ना ट्रांसलेशनल, यहां पर V0 नहीं हुआ, पता चला ओमेगा पहले 0 हो गया, ओमेगा पहले 0 हो गया और फिर उसके बाद ओमेगा उल्टा आया, V0 नहीं हुआ, ओमेगा 0 हो गया, V है, अभी भी मैक्सिमम लगेगा, सही है, लेकिन अब ऐसे लग के ऐसा ना हो जाए कि रोलिंग शुरू हो जाए, अभी रोलिंग शुरू नहीं है, ओमेगा 0 होते ही रोलिंग शुरू नहीं होगा, तब भी स्लीपिंग है।
क्योंकि यदि इसके पास v है और ओमेगा 0 हो गया है तो अभी भी तो स्लीपिंग है, तब भी पीछे ही लगेगा और इतना ही होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि v कम हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है और एक समय ऐसा है क्या शुरू हो गया, प्योर रोलिंग। अच्छा, प्योर रोलिंग हो जाएगा तो अभी v0 तो है नहीं, प्योर रोलिंग शुरू हो गया, रुकेगा सही है, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बल्कि यही नहीं, ये तो दोनों छोड़ो, वो भी नहीं होगा। जो एम जी कॉस अल्फा सोच रहे वो भी नहीं होगा, कैलकुलेट करना होगा जो हम लोग पढ़े थे, याद है ना, प्योर रोलिंग के लिए क्या जरूरत होती है, वो वाला लगने लगेगा। तो आसान नहीं लग रहा, ये लग रहा देखना पड़ेगा। और अच्छा हाँ, देखने के बाद ये हो सकता है कि क्या इस केस के लिए जो v बराबर ओमेगा आर है पर उल्टा है, अच्छा v बराबर ओमेगा आर ही है ना यहाँ पे। अच्छा ये भी देखो, v बराबर ओमेगा आर है पर प्योर रोलिंग नहीं होगा, क्योंकि v बराबर ओमेगा आर का सेंस भी होता है, ठीक है। v बराबर ओमेगा आर पर v इधर और ओमेगा ऐसे, पता चला कि ऐसे है और ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे, और v बराबर ओमेगा आर है, तो ये रोलिंग थोड़ी है। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? ऐसा नहीं कि v बराबर ओमेगा आर दे दिए और सर पढ़ाए हैं, जैसे v बराबर ओमेगा आर होता है प्योर रोलिंग होता है, तो सेंस भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पे v बराबर ओमेगा आर तो है जब लौटा था, लेकिन रोलिंग नहीं है। जब यहाँ चल रहा था तो भी रोलिंग नहीं था, लौट के आया था तो भी रोलिंग नहीं था, क्योंकि रोलिंग तब होता जब ऐसे रहता ना यार, ऐसे ना, ये तो ऐसे था, तो कहाँ रोलिंग कहाँ था ये। क्लियर हुआ? तो आप लोगों का काम क्या है, अब ये निकालना हम लोगों का काम है कि टाइम बताना है कि ये ओमेगा ऐसा तो नहीं है कि पहले 0 होके अभी भी v बचा हुआ जा रहा है, फिर उसके बाद प्योर रोलिंग शुरू होके अभी भी v है जा रहा है। तो जो हम लोग ये लिखे थे वो सही नहीं था। लेकिन एक चीज तो तय है, h डैश लेस देन h तो होगा, ये तो तय है ना यार, कम तो होगा ना, वो वाला तो आंसर सही है। अब हम लोग को वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। तो टाइम तो नहीं हो गया, ऐसे मत बोलो यार, टाइम हो गया, आधा घंटा ज्यादा हो गया। आधा घंटा ज्यादा नहीं, अभी तो सही टाइम हुआ है। अच्छा एक तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो तो बता दो, हमको लगता है आधा मिनट का है क्वेश्चन, देखो आधा मिनट का है। और छोटा बनाने क्या, v से चल रहा है ना ये क्वेश्चन, समझ में आया? मैं कह रहा ट्रैक्टर है जिसमें आगे वाला पहिया देखे वो छोटा होता है, पीछे वाला बड़ा होता है, ट्रैक्टर v स्पीड से चल रहा है, स्लिपिंग नहीं है ना। तो बताना, तो अलग अलग बताना है कि सेम ओमेगा है कि किसी का ओमेगा ज्यादा है। ऑब्वियसली r इज ग्रेटर देन r है, वो तो दिख भी रहा है उसे। बराबर है दोनों का ओमेगा, किसका ज्यादा है? ओमेगा 1 ज्यादा है, क्यों? ये देखो, यदि ट्रैक्टर v से चल रहा होगा तो ये छोटा वाला भी पहिया v से ही चल रहा होगा, और ये बड़ा वाला भी v से ही चल रहा होगा, ड्राइवर भी v से, हैंडल भी v से, सब कुछ एक एक चीज v से ना। ऐसा नहीं है कि पहिया 2v से भाग के भाग आगे,
भाई एक एक चीज v से चलता है, ऑब्वियस सी बात है, सबका ट्रांसलेशनल सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे v बराबर ओमेगा 1 r और यहाँ भी v बराबर ओमेगा 2 r, दोनों बराबर है। इसका मतलब ओमेगा 1 r बराबर ओमेगा 2 r, यही ना। तो ये मतलब ओमेगा इंटू आर कांस्टेंट है ये, जिसके कारण v है। तो यदि r बड़ा है तो ओमेगा छोटा है, यदि r बड़ा है तो ओमेगा छोटा है। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग था कि दोनों का v सेम है, ओमेगा अलग अलग है। दूसरा ये बताना है कि टॉप पॉइंट की वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, छोटे वाले पहिए के कि बड़े वाले पहिए के, कि दोनों की बराबर है। टॉप पॉइंट की वेलोसिटी सेम, क्यों? क्योंकि जितना रोलिंग केस में जितना v होता है उसका 2 गुना होता है टॉप का। तो दोनों का v है तो दोनों का टॉप का 2v है। और ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी में लोग गलत कर देते हैं इसको, जो मैं पूछा था अभी। ठीक है, रहने दे बस इतना ही। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे।